फ्रेंड्स, मैं अमित चौधरी, चैनल का होस्ट हूँ, आपका दोस्त। और अभी आपके लिए मैं लेके आया हूँ एसबीआई पीओ से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल, रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम सेंटर, सब कुछ इसमें कंप्लीट डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं टोटल 6 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया है एसबीआई ने। एसबीआई की वेबसाइट से डेटा ली गई है। ओके, एसबीआई का ये वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए, आप दिख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, ये उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और इंग्लिश वर्जन जो है मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अप्लाई ऑनलाइन 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर इज द लास्ट है। 25 अक्टूबर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। एलिजिबिलिटी क्या है मैं आपको बता दूँ, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, इंजीनियरिंग हो, या किसी भी फील्ड से अगर वो ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट वही होता है कि 25/10 मतलब 5/10 मतलब आज ही मैं वीडियो जारी कर रहा हूँ और आज से ही स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये आप पहुँचाए। ओके, और ये जो पीडीएफ है, वो जो ये पीडीएफ जो है वेबसाइट से आप, मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। मतलब कभी भी आप पूरा देख सकते हैं। उसके लिए 25 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। 25 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है। ये अप्लाई ना हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट फॉर्म ओपन हो जाता है एसबीआई पीओ का। ओके, फॉर्म भरने के पहले आप ये पूरा वीडियो कंप्लीटली देखें, सब चीज़ को अच्छे से देख ले, अच्छे से जान ले, उसके बाद ही फॉर्म भरे। ओके, तो 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसके पहले आप फॉर्म भरने, आप ट्राई करो फॉर्म भरना, आप चालू कर दो 1-2 दिन में, और ट्राई करो कि जल्दी आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स है वो फॉलो ऑन होना चाहिए। सबसे पहले बता दो फ्रेंड्स कि प्रोबेशन ऑफिसर का जो है ये पोस्ट है एसबीआई का, और टोटल 2056, मैं आपको पहले वही दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 2056, आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप क्लियरली आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप एचडी क्वालिटी में चेक करें, 1080p या 720p में आपको सब क्लियरली विजिबल होगा। टोटल 2056 ओपनिंग है, 20 वैकेंसीज जो है जनरल कैटेगरी, ये जो है टोटल मैं बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का तो 810 है। टोटल 2056 वैकेंसीज है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, और पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और 810 जनरल स्टूडेंट के लिए जो है वैकेंसी है। और अगर कोई ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता है तो 200, मतलब अगर जनरल कैटेगरी आप देखोगे तो 810 और प्लस 200, 1010 वैकेंसीज है, बाकी कास्ट के लिए है। ओके, और ये एग्जाम कैसे होता है मैं बताता हूँ। 3 फेज में एग्जाम होता है। स्टूडेंट जो भी एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो। और 3 फेज में एग्जाम होता है। फर्स्ट फेज जिसने क्लियर किया फेज 2, फेज 2 में जिसने क्लियर किया फेज 3। तो सबसे पहले मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, लिंक वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, ये लिंक है जहाँ पर आपको डेटा जो जहाँ पर मतलब आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट है मिलेगा, और यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अप्लाई नाउ में क्लिक करोगे यहाँ पर। ओके, पीडीएफ पे ये एडवर्टाइजमेंट पे, या आप इस लिंक पे भी आप जाओगे एसबीआई करियर करके, तो वहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके, वो लिंक से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे क्लिक करोगे वैसे ही जो है आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलिंग करना। ओके, तो 3 स्टेप है, मैं पहले बता देता हूँ। 5/10 to 25/10, 5/10 to 25/10 ये डेट है। ओके, तो सबसे पहले बता दूँ कि आपको ये अप्लाई करने का डेट है। ये अप्लाई करने के बाद फर्स्ट या सेकेंड वीक में जो है आपको एडमिट कार्ड, जिसे हम लोग बोलते हैं, ओके, इसे एग्जामिनेशन कॉल लेटर कहा जाता है, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर या दिसंबर में होगा। ओके, ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट दिसंबर में आ जाएंगे। ओके, फिर सेकेंड या थर्ड वीक में रिजल्ट आएगा, फिर आपको आपको बताएगा कि आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, आपने क्लियर किया है कि नहीं प्रिलिमिनरी एग्जाम। ओके, उसके बाद मेन एग्जाम के लिए, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के लिए सेकंड या थर्ड वीक में डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। ओके, और हाँ, ये पूरे प्रोसेस का फीस जो है एक ही बार भरना रहता है। ओके, फीस कितना है मैं वो भी बताऊंगा। और फिर आपको जो है ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन मेन एग्जाम दिसंबर 2022 में ही 21 में होगा। ओके, उसके रिजल्ट जनवरी में आएंगे 2022 में। ओके, उसका फिर आप एलिजिबल हो कि नहीं थर्ड फेज के लिए, इंटरव्यू राउंड के लिए। ओके, ये फाइनल वाला राउंड होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका लेटर आ जाएगा, और एग्जाम सेकंड या थर्ड वीक में होगा। ओके, इंटरव्यू, एग्जाम नहीं, इंटरव्यू, फाइनल इंटरव्यू होगा। और फाइनल रिजल्ट फैब या मार्च 2022 तक आ जाएगा। और ये क्या है सर, ये SC ST और रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए जो है प्रैक्टिस जो है एग्जामिनेशन, ओके, वो जारी किया गया है। वो सिर्फ SC ST माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए ही है। वो कॉल लेटर डाउनलोड करके अपना एग्ज़ाम का प्रैक्टिस कर सकते हो। प्री एग्जामिनेशन मतलब यही प्रिलिमिनरी एग्जाम के प्रैक्टिस सेशन होंगे, वो आप कर सकते हो। ये सिर्फ माइनॉरिटी वालों के लिए। ओके,
तो इस तरह से ये प्रोसेस होगा, फेज 1 देन फेज 2 देन फेज 3। फेज 1 में प्रीलिमिनरी एग्जाम, फेज 2 में मेन एग्जाम, फेज 3 में इंटरव्यू। ओके, और ये वैकेंसीज का मैंने ऑलरेडी बताया, 810 जनरल में वैकेंसीज है, 200 ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में 560, SC ST। देन ये LD का मतलब होता है लोको मोटर डिसेबिलिटी, VI का मतलब है विजुअली इम्पेयर्ड, HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, तो इस तरह से ये अलग अलग टाइप के वैकेंसीज है। ओके, ये वैकेंसीज का हम लोग ने देखा। चलिए मैं पूरा एक्सप्लेन, पूरा एकदम 6 पेज एक्सप्लेन करने वाला डिटेल में। आप तो फर्स्ट पेपर में भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो। ओके, तो देखिए एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले बता दिया कि आप ग्रेजुएट हो, आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोज हु आर इन फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन में ऑल्सो प्रोफेशनली, मतलब अगर आप फाइनल सेम में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि 31 दिसंबर के पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा या कोई भी प्रूफ आ जाएगा जिसे आप बता सकते हो कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डुअल डिग्री है वो भी, अगर आप 31 दिसंबर के पहले आपके सर्टिफिकेट आ जाते हैं, ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, और कोई भी CA क्वालिफाइड है वो भी अप्लाई कर सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पर आप चेक कर रहे हो, मैं आपको एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ। अभी ये पेज के सेकंड साइड पे आ चुके हैं हम लोग, ये फर्स्ट पेज के सेकंड साइड पे। ओके, पेज नंबर आपको यहाँ पर विजिबल है। और जैसे मैंने बताया कि कैंडिडेट को जो इनपुट डालना है, इनपुट मीन्स भाई आपका कितना परसेंट आया है, तो वो परसेंट फॉर्मेट में डालना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, CGPA के फॉर्मेट में रिजल्ट रहता है। तो आपके जो भी फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करके उसको कन्वर्ट करो परसेंटेज में, वो परसेंटेज आप यहाँ पर फॉर्म में फिल कर लो। वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आप पुटअप कर सकते हो। ओके, और 2 डिजिट तक आपको पुटअप करना रहेगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग या ह्यूमन स्टडीज से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है तो उसका मैंने फॉर्मूला डाला हुआ है यूट्यूब पे, वो वीडियो भी आप देख सकते हो। एज लिमिट देख लेते हैं कि भाई आप एलिजिबल हो कि नहीं। ये तो एजुकेशन हो गया। एजुकेशन में मैंने बताया आपको सिर्फ ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। ओके, ग्रेजुएशन आपका अगर आप पास हो, बराबर, तो आप एलिजिबल हो। ओके, तो यही एलिजिबिलिटी है। ये क्या दिया है सर, 54.9, 59, ये सिर्फ दिया है कि आपका जो भी पॉइंट 2 डिजिट 54.99 है तो 54.99 ही कंसिडर होगा, उसे 55 मान्य नहीं किया जाएगा। ओके, तो वो एक बात हो जाती है यहाँ पर। ओके, ऐसा बोला गया है। तो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टूडेंट का एलिजिबिलिटी बाय एज वो क्या होगा, नॉट बिलो 21 ईयर्स और नॉट अबव 30 ईयर्स, मतलब 21 से नीचे नहीं होना चाहिए ईयर उनका एज, और 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, कौन से डेट को, इस डेट को। ओके, 1 अप्रैल 2021, इस डेट को वो स्टूडेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट, ओके, एस्पिरेंट, वो 21 ईयर से नीचे नहीं होने चाहिए और 30 ईयर से अबाउ नहीं होने चाहिए इस डेट को। ओके, अगर आप बोलोगे सर डेट का रेंज बताओ, तो आपका बॉर्न डेट जो है 1 अप्रैल 2000, इसके बाद नहीं होना चाहिए। इसके 1 अप्रैल 2000 के पहले ही आपका एज बॉर्न ये होना चाहिए। ओके, डेट, बर्थ डेट, और 2 अप्रैल 1991 के बाद आपका डेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो इस रेंज में आप अप्लाई अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, बट कुछ कैटेगरीज को ही, जैसे SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 ईयर का है। हाँ, ओबीसी के लिए मैं बता दूं गाइस कि आपके पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, ओके, या आप क्रीमी लेयर में बिलोंग कर रहे हो, बराबर, तो आप ओबीसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, हाँ, नीचे वो नोटिफिकेशन है, आप मैं बता दूंगा उसके लिए। हाँ, और PWD SC ST वालों को 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 13 ईयर का। और PWD में अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी में, आप मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप अप्लाई उस कैटेगरी में आते हो, आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन है जनरल EWS को। ओके, अदरवाइज बाकी सबको यही बिलोंग करना है। एक्स सर्विसमैन वगैरह को हाँ 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। तो ये सब कैटेगरीज में, जनरल कैटेगरी को कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आप 21 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए और 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका बीच में होना चाहिए। ओके, और अगर कोई एज रिलैक्सेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो शो कर रहा है कि उस कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है, तभी एज रिलैक्सेशन या होगा। और अगर पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी आप कोई भी सर्टिफिकेट आप प्रॉपर नहीं शो कर पा रहे हो, या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, या किसी भी प्रकार के डिफेक्टिव्स है, या आप वो साबित नहीं कर पा रहे हो कि आप कास्ट में बिलोंग कर रहे हो, या एज रिलैक्सेशन में अप्लाई कर पाओगे, इसके लिए एलिजिबल हो, तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, बीच में से, बीच प्रोसेस से ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, हाँ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ओके, तो ये अलग अलग टाइप है।
ये टाइप्स आपको ध्यान रखने हैं अप्लाई करने के टाइम पे। ओके, ये आप देख सकते हो प्रॉपरली। सेकंड पेज के फर्स्ट सेक्शन के टाइप आ चुके हम लोग। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए पूरा डिटेल है, ये आप आराम से रीड कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ, ओनली दोज पर्सन विच बेंचमार्क डिसेबिलिटी विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। ओके, जो मीन अ पर्सन विद नॉट लेस देन 40% ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। आपका 40% से डिसेबिलिटी जो भी है वो 40% से लेस नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। स्क्राइब कौन कौन यूज कर सकता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी स्क्राइब यूज कर सकते हैं, बट आपका अगेन 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी के परसेंटेज होनी चाहिए। ओके, और जो भी इसमें क्राइटेरिया में फिट होगा उसे कॉम्पनसेंट्री टाइम दिया जाएगा, 20 मिनट्स ज़्यादा दिया जाएगा हर एक सेशन में। ओके, एक घंटे का एग्जाम है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिलेगा अगर आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हो तो। और अगर एलिजिबल नहीं हो और आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, या यूज कर रहे हो स्क्राइब, तो आपको बीच में से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, कैटेगरीज हम लोग देख लेते हैं। कैटेगरीज ये अलग अलग कैटेगरीज है। ओके, ये एलडी मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी। ओके, ये जो है वर्चुअली इम्पेयर्ड और विजन इम्पेयर्ड होता है, हियरिंग इम्पेयर्ड। ये अलग अलग टाइप के कैटेगरीज का कोड है, ये कैटेगरीज का कोड है, आपको अप्लाई करने के टाइम में ध्यान रखना है। जनरल कैटेगरी आपका कोड है 16, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 21, ओबीसी 11, और अगर आप बाकी कैटेगरी में बिलोंग करते हो डिसेबिलिटीज के तो ये सब आपके कोड है। ओके, एससी 1, एसटी 6, ओबीसी 11, बाकी जितने भी आए जनरल में वो 16 और ईडब्ल्यूएस 21, ये सब कोड है जो आपको डालना पड़ता है। ओके, प्रिलिमिनरी एग्जाम के टाइप्स क्या होंगे मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन ऑफ प्रोविजन टाइप विल बी डन थ्रू अ 3 tier प्रोसेस। ओके, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऑलरेडी मैंने बताया। फेज 1 में आपका 100 मार्क का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसके 3 सेक्शन होंगे और हर एक के लिए सेपरेट एग्जाम टाइमिंग है। हर एक के लिए एग्जाम सेपरेट एग्जाम टाइमिंग है। फेज 1 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। इसमें जो फेज 1 का एग्जाम होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसमें 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 35 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा और 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी होगा, टोटल 100 मार्क। ओके, 20-20 मिनट का एक एक को स्लॉट दिया जाएगा, टोटल 1 आवर। एक एक स्लॉट 20-20 मिनट का है। ओके, उतने टाइम में वो सेक्शन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या दिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जाम कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स। ओके, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टोटल मार्क का जो भी रहेगा वो कट ऑफ होगा। कैंडिडेट नंबरिंग ऑफ 10 times अप्रोक्स नंबर ऑफ वैकेंसीज ईच कैटेगरी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर मेन एग्जाम। तो वो बाद में आपको बताया जाएगा कि भाई कितना मार्क्स एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, कितने मार्क्स की एलिजिबिलिटी है वो 100 मार्क्स में, और वो एलिजिबल आप हो कि नहीं। फिर सेकंड मेन एग्जाम, मेन एग्जाम में आपको बता दो फ्रेंड्स कि वो एग्जाम जो है वो 200 मार्क का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और 50 मार्क का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मतलब वैसे ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे और प्रिलिमिनरी में भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। ओके, इसमें भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, आपको करेक्ट वाला चूज आउट करना रहेगा। और इसमें भी, और जो 50 मार्क रहेगा डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो आपको मतलब पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। और सारे एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाले। ओके, एग्जाम ऑनलाइन ही होने वाले हैं सब। ओके, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और हाँ, इसका फॉर्म अप्लाई करने का भी ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिलिंग भी ऑनलाइन ही करना होगा लिंक के द्वारा। ओके, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट है कि यहाँ पर ये मैं बता जो रहा हूँ, ये सेकेंड फेज मेन एग्जाम के लिए अगर प्रीलिम आप क्लियर कर लेते हैं तो ये 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ओके, कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन ऑफ 200 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स है। उसमें देखिए रीजनिंग कंप्यूटर में 45, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में 35, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस 40, इंग्लिश लैंग्वेज 35। इस तरह से टोटल 155 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 मार्क्स है। ड्यूरेशन 3 आवर्स, ड्यूरेशन कितना 3 आवर है। ये एक स्लॉट का टाइमिंग फिक्स है, वो स्लॉट को उतना ही टाइम मिलेगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्लॉट चालू हो जाएगा ऑटोमेटिकली अगर आप नहीं करोगे तो भी। और डिस्क्रिप्टिव जो है वो 30 मिनट्स का होगा एग्जाम। इसमें लेटर राइटिंग या ऐसे टाइप के रहेंगे 2 क्वेश्चन और टोटल 50 मार्क्स का रहेगा वो। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3 के लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो देखिए आपको यहाँ पर कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। आप मतलब एग्जाम के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा कि कितना मार्क्स का एलिजिबल है, आप एलिजिबल हो कि नहीं फेज 3 के इंटरव्यू के लिए। ओके, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन वर विल रॉन्ग 1/4 ऑफ मार्क्स। ओके, तो 1/4 का यहाँ पर डिडक्शन होगा अगर आप रॉन्ग करते हो तो, और अगर आप ब्लैंक करते हो तो उसके लिए नो पेनल्टी। ओके, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रिलिमिनरी। हाँ, तो जैसे मैंने बोला सेक्शन वाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, पूरा ओवरऑल होगा, मतलब ओवरऑल आपको देखा जाएगा। आप भले एक में अटेम्प्ट ही ना करो, बाकी 3 में बेस्ट स्कोर करो,
तो वो मैटर नहीं करता है, आपको टोटल मार्क्स देखा जाएगा। और दोनों में भी, प्रीलिम एग्जाम में और मेन एग्जाम में, दोनों में भी 1/4 का पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है अगर आप रॉन्ग करते हो तो। ओके, समझ आ रहा है आपको? ये था फाइनल एग्जाम। जो सिलेक्शन होगा वो देखिए लिखा हुआ, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 फेज 3 सेपरेटली। आप फेज 1 क्लियर होगे तो फेज 2 के लिए एलिजिबल होगे, फेज 2 क्लियर होगे तो फेज 3 के लिए एलिजिबल होगे। ओके, इस तरह से प्रोसेस है पूरा। तो आपका तीनों में भी होना बहुत जरूरी है। और जो फाइनल मेरिट सिलेक्शन होगा उसमें फेज 1 का कोई योगदान नहीं होगा, फेज 2 और फेज 3 के आधार पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होगा। ओके, मार्क्स सिक्योर फेज 2 आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स। फेज 2 में जो भी रिजल्ट आएंगे उसका 75% कवर अप किया जाएगा, और जो फेज 3 के स्कोर में 50 मार्क्स में से आएंगे उसे 25 में कन्वर्ट किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है 100 के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से एग्जाम सेंटर का, मैं एग्जाम सेंटर का लिस्ट ऑलरेडी मैंने नीचे दिया हुआ है। ओके, वहाँ एग्जाम सेंटर जो है आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर वो अवेलेबल होगा, इसके लिए आप एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भरो ताकि आपको जो भी सेंटर चाहिए वो अवेलेबल मिले, और फिर जाके आप जो है वो आपको मिलेगा, अलॉट होगा, वहाँ पर आप एग्जाम दे सकते हो। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 से ज़्यादा सेंटर सेलेक्ट करने होते हैं। ओके, सी SBI ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी सेंटर कैंडिडेट अदर देन वन ही और सी आर ऑप्टेड। तो आपको एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म भरो। अगर समझ लो आपने 2 सेंटर सेलेक्ट किए, 2 या 3 जो भी है, और अगर समझ लो आप लास्ट में फॉर्म भर रहे हो, सेंटर फुल हो गया, तो SBI में अथॉरिटी है कि आप वो कहीं और आपको सेंटर अलॉट कर सकते हैं। ओके, और जहाँ पर भी अलॉट होगा आपके लिए जो कॉल लेटर बहुत ज़्यादा जो है, आपका एडमिट कार्ड जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम का, वो होना चाहिए आपके साथ, गवर्नमेंट ID प्रूफ होना चाहिए, और ओरिजिनल प्रिलिमिनरी एग्जाम लेटर जो आपको होगा वो डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको रखना होगा। फिर आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में एग्जाम सेंटर में वहाँ पर जो भी ऑफिसर आएंगे वो आप पे स्टैंप देंगे, साइन देंगे, वो आपको लेटर रखना है बाद में, वो कहीं पर भी आपसे सबमिट नहीं किया जाएगा। तो कॉल लेटर आपको अच्छे से संभाल के रखना है एग्जाम के बाद भी। ओके, यही इसमें दिया हुआ है। ओके, आप पूरा देख सकते हो। एमोल्यूमेंट्स वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या होगा प्रेजेंटली, अगर आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको ये पे दिया जाएगा। बेसिक पे देखिए आप 41,960 है। ओके, और ये अलग अलग जो है क्राइटेरियाज है, और आपको जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के आधार पर रखा जाएगा। और आप जो है DA HRA वगैरह के लिए भी एलिजिबल होंगे, वो भी आपको अलग से अलॉट किया जाएगा। बेसिक पे ये रहेगा। ओके, बाद में आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बीच में कहीं पर भी आप छोड़ते हो तो आपको बॉन्ड साइन किया जाता है स्टार्टिंग में, वो बॉन्ड वैल्यू 2 लाख का होगा, तो 2 लाख की पेनल्टी आपको फिल करनी पड़ेगी अगर आप 3 साल से पहले छोड़ देते हो। मतलब अगर आप एलिजिबल हो, आप सिलेक्ट हो रहे हो, सब कुछ हो रहा है, बॉन्ड साइन हो रहा है, तो आपको मिनिमम 3 ईयर्स का सर्विस आपको करना ही होगा। ओके, और 3 ईयर के अंडर में आप कभी आप छोड़ रहे हो, ओके, लीव कर रहे हो, तो आपको 2 लाख का बॉन्ड पेनल्टी पे करना होता है। और आगे ग्रोथ भी होता है। अगर आप ये आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे आधार पे जाओगे, और फिर आगे आपके परफॉर्मेंस वगैरह के ऊपर एग्जाम्स वगैरह आपके लिए वगैरह जाएंगे, तो उसके बाद आपका आगे भी जो है प्रमोशंस होते हैं। दूसरी बात, आप जब भी अलॉट होगे तो आप एज अ प्रोबेशन ऑफिसर अलॉट होगे। प्रोबेशन ऑफिसर में आपको पूरा वर्क करने के बाद, ओके, 2 साल के लिए आप प्रोबेशन ऑफिसर वर्क करोगे। 2 साल के बाद आपके स्टैंडर्ड्स के आधार पर आपके असेसमेंट जो भी होंगे वो क्वालिफाई करने के आधार पर आपको एज अ जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 अलॉट किया जाएगा। ओके, एडमिट किया जाएगा। ओके, और अगर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ एनी कैंडिडेट फेल टू अचीव मिनिमम स्टैंडर्ड स्टिपुलेटेड मार्क, हीज और हर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एज पर पॉलिसी ऑफ बैंक इन फोर्स एट अ मटेरियल टाइम। ओके, तो अगर आप ये एलिजिबल नहीं कर पाते हो, समझ लो GMS आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, उनका असेसमेंट एग्जाम जो भी रहेगा प्रोफेसर ऑफिसर 2 ईयर्स होने के बाद, तो आपको बीच में टर्मिनेट किया जा सकता है। तो वो आपको शेड्यूल मेंटेन करना होगा। दूसरी बात, सर फीस क्या होगी? तो 750 एग्जाम फीस है पूरा, और इसमें ही तीनों एग्जाम्स के इंक्लूड है, एक्स्ट्रा कोई भी चार्जेस बाद में कभी नहीं भरना है। ओके, तो जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 750 स्कोर है, SC ST PWD के लिए फ्री है। ओके, एप्लीकेशन फीस 1 पेड विल नॉट बी रिफंडेड, और ये नॉन रिफंडेबल है। आप एग्जाम दो नहीं दो,
ये नॉन रिफंडेबल है, आपको 750 और पूरा फी पे करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो और आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, नहीं तो एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। ओके, और यहाँ देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस, मतलब आप ये एग्जाम कितने बार दे सकते हो या पहले आपने अतीत में पास्ट में आपने दिया है। ओके, तो देखिए जनरल कैटेगरी 4 बार ये एग्जाम दे सकते हैं, मतलब जैसे कि ये इस बार आप फॉर्म भर रहे हो बराबर, ये डेट के अंदर अप्लाई कर रहे हो पूरा, तो ये 1 चांस हो जाता है। ओके, और आपको मैक्सिमम जो है 4 चांसेस अलाउड है। ओके, और जनरल EWS 7, OBC 7, तो और SC ST को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कितने बार भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर appearing in the main exam will be counted as a chance in the year which only one written exam has been held, that is no preliminary exam has been held, will be counted as a chance. Okay, appearing in this exam will be counted as a chance, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ये आपका डेट है, लास्ट डेट। ओके, और आपको यही जो लिंक दिया है यहाँ से ही आपको अप्लाई करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा फी का पे करना है। ओके, यहाँ पर देखिए हेल्प डेस्क भी है, अगर आपको कोई डाउट आता है, डिफिकल्टी आती है, पेमेंट में कुछ इशू होता है, तो 11 बजे से लेकर 6 बजे तक ये कॉल नंबर पे आप कॉल करके आप जो भी है क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। और आपको मेंशन करना होगा कि आप रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ 2021, इस ये आपका सब्जेक्ट रहेगा अगर आप कुछ मेल वगैरह कर रहे हो तो। ओके, मतलब इन केस अगर आपको मेल करना पड़ा, पेमेंट प्रॉपर नहीं हुआ या कुछ और दिक्कत आती है तो, अदरवाइज आपको कोई मेल वेल की करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ऑनलाइन प्रोसीजर में ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। अगर आप पूरा फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन प्रोसीजर से तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के साथ साथ आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। आपको फोटोग्राफ देना होगा, साइन और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ये तीनों चीज अपलोड करनी होंगी। साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन नोट जो है ये लिखा हुआ है, ये लिखकर भी आपको अपलोड करना है फोटो खींच के, कि आई नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी है। ओके, दिस इज दिस डेट ऑफ बर्थ, दिस इज दिस, जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ सब करेक्ट वगैरह है, और ये मेरा इंप्रेशन है, और इस तरह से है। तो आपको वही ये फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और ये रिटर्न नोट, ये लिख के आपको अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, साइज वगैरह क्या होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, थोड़ी देर बाद इसका हम लोग सीक्वेंस फॉलो करते हैं ताकि हम लोग पूरा जो है कवर अप कर पाए जो भी है नोट इनके डिटेल्स। ओके, और आपको यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी सेंड नहीं करना है आपको। ओके, कोई भी ई रिसीप या कुछ मेल वील कुछ नहीं करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, आपने सब अपलोड किया, बस बात खत्म। ओके, हाँ यहाँ पर आ चुका है आपका गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड एंड डिक्लेरेशन। इसका डिटेल डिटेल जो है वो थोड़ा आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके लिए। ओके, हाँ इसमें वही कुछ दिया हुआ है कि आप लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप नहीं दे पा रहे हो या कुछ इशू है, मतलब कुछ एक्सीडेंटल या समथिंग, तो आप राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन दे सकते हो। बट उसके लिए भी आपके पास जो है मेडिकल प्रूफ या समथिंग कुछ रहना चाहिए कि लेफ्ट हैंड का कुछ इशू है, दैट इज़ वाई। अदरवाइज आपको लेफ्ट हैंड ही देना है, साइन देना है, और फोटोग्राफ कैसे कैसे फॉर्मेट में देना है, ब्लैक इंक, ब्लू इंक, वो सब भी मैं बताऊंगा। ओके, और आपको जो भी है वही जो आपका लॉगिन आईडी रहेगा, वही लॉगिन आईडी पासवर्ड, उधर ही आपको सब कुछ मिलेगा। एडमिट कार्ड जो भी है फेज़ 1 फेज़ 2 का, फेज़ 3 का, वो सब आपको संभाल के रखना है टिल आप जो है आपका पूरा एकदम सिलेक्शन वगैरह पूरा ना हो जाए तब तक आपको सब कुछ एकदम केयरफुली रखना है। कि वही यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको हर जगह पे एक प्रॉपर आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि आप जो भी दो, आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, समथिंग एल्स। ओके, और आपके जो कॉल लेटर्स होंगे, ओके, वो सब भी आपको संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड्स वगैरह। ओके, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप देखोगे यहाँ पर क्या क्या दे सकते हो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विथ अटेस्टेड फोटोग्राफ आइडेंटिटी और उसका ऑफिसर का साइन। ओके, ये आप दे सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो एज आई डी प्रूफ आप दे सकते हो। ओके, और हाँ बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बहुत जगह पे आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो आपका जो है आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी पार्ट में, जैसे कि आप कुछ अभी थंब इम्प्रेशन आप अभी अपलोड करोगे, दूसरी बात जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आपका जगह जगह पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा, थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। तो किसी भी स्टेज में आपके जो भी है
आपके जो भी लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आप दे रहे हो वहाँ पर मेहंदी, इंक, केमिकल या समथिंग एल्स नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली आना चाहिए। ये मतलब नॉर्मल है, वो दिया हुआ है। तो कहीं पर भी आप मिसकंडक्ट करते हुए पकड़े जाते हो तो सीधा आपका आपको एलिमिनेट किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और आप पे एक्शन, लीगल एक्शन भी किया जा सकता है। ओके, तो ये नॉर्मल बात है, इसमें वही चीज़ को एक्सप्लेन करके पूरा डिटेल में दिया है। ओके, वो सब चीज़ें। और जैसा मैंने आपको बोला था, मैं एंड तक पूरा डिटेल बताऊंगा। तो मैं मेन मेन पॉइंट सब कुछ कवर अप कर रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल में चाहिए तो आप रीड कर सकते हो। और ये जो है लिंक है, ये आप लिंक आप देख लो अच्छे से, यही लिंक से आपको सब फॉलो ऑन करना है, फॉर्म भरना है, या आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखना है तो भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल होगा आपको। ये वेबसाइट एड्रेस देख लो, बहुत जगह पे फ्रॉड चल रहा है, और एसबीआई पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कहीं पर भी किसी भी तरह का जो है पैसे का डिमांड नहीं करता है। ओके, तो अगर कहीं से कुछ आ रहा है तो वो फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड में ना पड़े। कभी कभी आता है जैसे www.sbi.co.in है, तो किसी ने वेबसाइट बना लिया sbi.com या sbi.edu.in या .ac.in, कुछ भी वेबसाइट बना के आपसे फ्रॉड किया जा सकता है। तो आपको ये एड्रेस याद रखना है, ये एड्रेस पे ही आपको जाके फॉर्म फिलअप करने का या बाकी प्रोसीजर करना है। ओके, और ये अप्लाई नो है, ये एडवर्टाइजमेंट के अप्लाई नो पे अप्लाई करोगे डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे चले जाओगे, यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप जो है अप्लाई कर पाओ, मीन्स वही आप अप्लाई कर पाओ, उसके लिए मैं लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्म जाके फिल कर सकते हो। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट आप डाउनलोड करके पूरा एडिट कर सकते हो। और फिलहाल हम लोग इस पेज पे आ चुके हैं कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर्स अभी अवेलेबल है, बिकॉज आप जैसा कंडीशन आपको मालूम है, हर जगह पे एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। इसके लिए जो भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है उसका कोड दिया हुआ है, ये कोड आपको डालना रहेगा। ओके, जैसे कि ये एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, ओके, पोर्ट ब्लेयर, ओके, तो यहाँ पर है ये कोड रहेगा। उसके लिए आंध्र प्रदेश के लिए ये जगह है, उसमें ये सेंटर्स है। ओके, जैसे कि अभी ये गुवाहाटी है, गुवाहाटी में ये सारी जगह पे दिल्ली, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, जैसे कि अभी मैं पकड़ता हूँ फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र कैंडिडेट, महाराष्ट्र कैंडिडेट में ये सारे रीजन है, हम औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, मुंबई, थाने और नवी मुंबई, ये रीजन में ये सारी जगहों पर सेंटर्स अवेलेबल है। ये पूरी लिस्ट है, धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, आप पूरा देख सकते हो। ओके, ये पूरा लिस्ट है, ये सारी जगहों पे सेंटर्स अवेलेबल होंगे, बट एज सुन एज पॉसिबल आपको फॉर्म भरना होगा। जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतना जल्दी आप जो है उस सेंटर को अलॉट हो पाओगे। आप लेट भरे तो आपको कोई भी और सेंटर में अलॉटकेट किया जाएगा। और जैसा मैं बोल रहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फोटो, साइन और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन कैसे अपलोड करना है। इसमें मिस्टेक हुआ तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात, आपको क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको फोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है, और एक हैंड रिटन नोट्स जो ये रहेगा कि आई एम डैश डैश डैश, ओके, हैविंग डैश डेट ऑफ बर्थ, डिक्लेयर दैट दिस, ओके, इज ट्रू, वैलिड, एंड ऑल डॉक्यूमेंट आज करेक्ट, जो भी है ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिख के इसका फोटो खींच के डालना रहेगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, इफ कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड थंब, ही और सी कैन राइट फ्रॉम राइट हैंड। ओके, अब फोटो का देख लेते हैं, एकदम डिटेल में फोटो का देख लेते हैं। फोटो का जो है आपका ये 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर नॉर्मली ये पासपोर्ट साइज है, ये आपका होना चाहिए। फिर आपका उसमें वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फिर आपका उसमें जो है रिलैक्स फेस होना चाहिए। आपका फेस की जो पूरे पार्ट्स होते हैं, हेड, नोज, आईज, स्किन, ओके, देन जो है पूरा, देन ईयर्स, ये सब विजिबल होना चाहिए, ये जनरल है। और दूसरा जो है आपका आई रेड नहीं होना चाहिए, तो फ्लैश उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। वाइट बैकग्राउंड हो इसका आपका ध्यान रखना है। ओके, फिर आप कैप, हैट या डार्क ग्लासेस का यूज नहीं कर सकते, जैसे मैंने बोला आपका पूरे फेस का पार्ट्स विजिबल होना चाहिए। ओके, फिर आपको डायमेंशन क्या रखना है, 200 इंटू 230 पिक्सल, ये आपको प्रीफर करना है। आपका साइज जो है, जो भी आपका साइज होगा फाइल का जो आप अपलोड करके, फाइल आपका जेपीजी या जेपीईजी ईजी, यही दो फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, उसकी पिक्सल साइज ये होनी चाहिए। अगर पेंट वगैरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हो। और उसकी फाइल की साइज जो है 20 KB या 50 KB के रेंज में ही होना चाहिए, इससे कम नहीं और इससे ज़्यादा नहीं। ओके,
तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। और आप जो भी फोटोग्राफ खिंचवा रहे हो उसका 8 कॉपी आपके पास होना चाहिए, 8 फोटोज आपके पास होने चाहिए जो आपको फ्यूचर में यूज होगा, सेम फोटोज होने चाहिए। आप बाद में बोलोगे कि मैं वापस से खिंचवा के दूसरा डालूंगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो ये सब बातों का आपको एक खास ख्याल रखना है, तो आप नया फोटो ही खिंचा लो। दूसरा, आप जो भी साइन करो, पहले तो मैंने बता दिया कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करोगे जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में ही होना चाहिए, चाहे वो साइन हो, थंब इम्प्रेशन हो, या आप जो रिटर्न नोट देने वाले हो, जो अभी मैंने आपको रीड करके बताया वो, या सिग्नेचर, सब जो है रिटर्न नोट सब जेपी इमेज के फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी। हर एक की साइज फिक्स है, जैसे कि फोटो की 20 to 50 KB। सिग्नेचर जो है आपको ब्लैक इंक पेन से ही करना है, ब्लैक पेन से ही करना है। ओके, ब्लैक पेन से ही करना है। ब्लैक इंक पेन मतलब ऐसा नहीं कि इंक पेन होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होगा, जेल पॉइंट पेन होगा तो भी चलेगा, बट वो ब्लैक होना चाहिए। ओके, और व्हाइट पेपर बैकग्राउंड पे, व्हाइट ब्लैंक पेपर बैकग्राउंड पे। ओके, और वहां पर आपको फोटो खींच के डालना है। और ये साइन हर जगह मैच होना चाहिए। आप एग्जाम सेंटर में साइन करोगे, बाद में साइन करोगे, मैच होना चाहिए। कहीं पर भी अगर मैच वगैरह नहीं होता आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। डायमेंशन देखो 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। फाइल का साइज 10 KB to 20 KB के बीच में होनी चाहिए। ओके, और स्कैन इमेज जैसे मैंने बोला 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको साइन भी कैपिटल लेटर में नहीं करना है। और आपको ये जो ये नोट लिखना था, ये नोट भी आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। कैपिटल में लिखोगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर आपको लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लेना चाहिए, और वो थंब इम्प्रेशन आप यहाँ पर थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, आप ब्लैक इंक या ब्लू इंक से आप थंब इम्प्रेशन कर सकते हो, बट आपको साइन करना है, वो नोट लिखना है, वो सब ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। फाइल टाइप मैंने ऑलरेडी बताया, जेपीजी या जेपीईजी, देन 3 into 3 सेंटीमीटर, 240 पिक्सल, और फाइल का साइज 20 KB to 50 KB के बीच में होना चाहिए। हैंड रोड डिक्लेरेशन होना चाहिए, मैंने आपको बताया वो हैंड रोड डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए। यहाँ पर तो मैं वापस रीड करता हूँ। आई आपका जो भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ, डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, देन साइन फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। ओके, ये लिख कर, ओके, ये लिख कर आपको हैंड डिक्लेरेशन लिख कर साइन करके आपको जो है अपलोड करना होगा फोटो खींच के। उसका भी साइज वगैरह मैं बता देता हूँ। जेपीजी फोटो के फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट नहीं। ओके, सब कुछ जेपीजी या जेपीईजी के फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में ही होना चाहिए। चाहे वो थंब इम्प्रेशन हो, साइन हो, आपका फोटोग्राफ हो, हैंड रिटन नोट्स हो, डिक्लेरेशन मतलब। इसका पिक्सल देखो दिया हुआ है 800 और 400 पिक्सल, 200 DPI, 10 into 5 सेंटीमीटर में ही करना है, और 50 KB to 100 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, कैपिटल लेटर नहीं चलेगा। ओके, ये हो गया। पेज के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। पेज के दूसरे पार्ट पे हम लोग आ गए, मतलब एक पेज का 2 पार्ट है, वही चीजें जो है जो मैंने आपको बताई वो पूरा दिया हुआ है। ओके, ये सब डिस्क्रिप्शन हम देख ले। ओके, जैसे मैंने बोला जेपीजी या जेपीईजी ही चलेगा। ओके, और वो जो भी आप अपलोड करोगे वो सेव करके आपके पास भी उसी फॉर्मेट में आप रखो, बेटरमेंट के लिए, आगे के फ्यूचर यूज के लिए। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी भी आप भर रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको अपलोड करनी होंगी जो भी अभी मैंने बताया। ओके, तो क्या क्या है, फर्स्ट फोटोग्राफ, दूसरा साइन, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन नोट्स। ओके, आपको जहाँ पर भी अपलोड करना होगा वहाँ पर आपको फाइल में ले लो, आपके जो भी पीसी है, मोबाइल, जिससे भी आप भर रहे हो उसमें फाइल में तीनों चीज़ ले लो। फिर आपको सेलेक्ट करो, अपलोड करो, और क्लियरली अपलोड होना चाहिए, और जो भी साइज़ रिकमेंड किया गया है वो साइज़ में होना चाहिए। इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरह से मैंने आपको देखिए यहाँ पर पेज नंबर 6 of 6, तो मैंने आपको पूरा 6 पेज का जो है एक्सप्लेन कर दिया एकदम शॉर्ट में। आपको कुछ और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने पेमेंट भी बताया, बेसिक पे 41,000 का, बाकी HRD है सब कुछ इसमें अप्लाई होगा। जो ओपन है 810 का वैकेंसी है, और 200 का EWS है। 3 पेज में एग्जाम होगा। एज रिलैक्सेशन कास्ट वालों को है, क्या क्या है वो सब मैंने डिटेल आपको बताया। पूरा वीडियो आप पूरा एक बार वापस से देख ले, आपको मालूम पड़ जाएगा। और जो ये अप्लाई ना होगा लिंक है फॉर्म फिल करने का, और ये एडवर्टाइजमेंट का, दोनों ही लिंक में
डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट ये वाला डाउनलोड करके रख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और दूसरी बात, फॉर्म भी वहाँ से आप फिल कर सकते हो। और एलिजिबिलिटी मैं वापस से बता रहा हूँ, कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट, ओके, और एज मैंने बताया 21 से लेस और 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बीच में बिलोंग करता है तो वो अप्लाई कर सकता है। आप बोलोगे सर मेरा 50% है, मेरा 45% है, मेरा 40% है, आप अगर पास हो, ग्रेजुएशन किए हो, कंप्लीट किए हो, तो आप एलिजिबल हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस, जल्दी से जल्दी फॉर्म भरते 25 अक्टूबर के पहले। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अमित चौधरी करियर गाइड, वो ज्वाइन कर ले लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और कोई भी स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, बीकॉम, बीएससी, बीएड, देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट या कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अमित चौधरी करियर गाइड यूट्यूब चैनल। एंड आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये शेयर करें ताकि सबको पता चले कि भाई ये एग्ज़ाम निकली है और ये फॉर्म भर के अपना आप करियर सेट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। ओके, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकता है, MCA MBA किया हो। ओके, जैसे आपका ये जो एज है, एज का आप क्राइटेरिया देख लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 142000 और 24/1991 इसके बीच में बिलोंग करे बस। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।